छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान विधेयक के खिलाफ आयोजित एक पत्रकार वार्ता में भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रस्तुत है भूपेश बघेल की पत्रकार वार्ता। आदरणीय साथियों, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, देश के विभिन्न वर्ग के लोगों को झटके पे झटके दे रहे हैं। पहला झटका नोटबंदी का था। काला धन तो वापस आया नहीं, बहुत सारे बैंक बंद हो गए। फिर दूसरा झटका जीएसटी का था। दूसरी आज़ादी के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया, लेकिन बहुत से कारोबारी दिवालिया हो गए। तीसरा, लॉकडाउन अचानक घोषित किए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और पैदल अपने घर जाने के लिए बाध्य हुए। अभी फिर से एक झटका उन्होंने दिया है, जो एक काले कानून के रूप में हमारे सामने है। इसके पहले आपने देखा कि एयरपोर्ट नीलाम कर दिए गए, रेलवे स्टेशन नीलाम कर दिए गए और अब बारी किसानों के जमीन पर है। पहला कानून उन्होंने कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, इसमें उन्होंने कहा एक राष्ट्र एक व्यापार। दूसरा संशोधन उन्होंने किया कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में हम सब जानते हैं। तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया। एक राष्ट्र एक व्यापार, हमने देखा कि वन नेशन वन टैक्स नारा दिया, लेकिन जीएसटी में हुआ क्या? 5 स्लैब बने हुए हैं, 0% से लेकर 28% तक। और स्थिति ये है कि जीएसटी के पैसा जो उत्पादक राज्य हैं, उन राज्यों को 5 वर्ष तक के जो अंतर की राशि है उसे देने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन इस वर्ष अप्रैल से लेकर आज तारीख तक जीएसटी का अंतर का राशि नहीं मिला है। मेरे छत्तीसगढ़ में 2 किस्त अभी तक के मिल जाना चाहिए था। ये तीसरे किस्त, क्योंकि अब सितंबर समाप्त होने वाला, अक्टूबर में मिलने वाला है, तीसरा किस्त भी नहीं मिलेगा। तो करीब 3000 करोड़ की राशि हमको मिलनी थी, जो कि नहीं मिला। अब वो कहते हैं कि आप बैंक से उधार ले लो, पैसा हमारा, ब्याज हम देंगे। वैसे ये कहते हैं एक राष्ट्र एक व्यापार। एक शब्द और जोड़ना था और वो शब्द है दर। एक राष्ट्र है, एक व्यापार है, एक ही कीमत होना चाहिए था, एक ही दर होना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। इससे किसानों को नुकसान होगा। मंडी आप समाप्त कर देंगे। अलग अलग राज्यों में मंडी के अलग अलग कानून बने हुए हैं, जो केंद्र सरकार निर्देश करती है और राज्य सरकार उसे अनुपालन करते हुए अपने नियम में संशोधन करती है। जबकि कृषि है वो राज्य का विषय है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने राज्यों से कोई परामर्श नहीं किया, न ही किसान संगठनों से परामर्श किया और सीधा सीधा ये कानून बना दिया और
इससे नुकसान यह होगा कि मंडियों में मंडी की अपनी व्यवस्था होती थी। मंडी में वही लोग बोली लगा सकते थे जो मंडी लाइसेंस लेते थे। भुगतान 1 दिन से 5 दिन के भीतर में कर दिया जाता था और यदि कोई क्रेता और विक्रेता के बीच में कोई विवाद हो तो मंडी सचिव ही फाइनल अथॉरिटी हुआ करते थे, जो 5 दिन के अंदर में उसे निराकृत कर देते थे। लेकिन अब जो नियम बना है उसमें मंडी लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, मंडी में जाके खरीदी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड के माध्यम से बाहर में आप खरीदी कर सकते हैं। इससे यदि कोई विवाद होता है तो एसडीएम एक पैनल बनाएगा और वो सुझाव देंगे, उसके हिसाब से होगा। वो 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 7 दिन, इस प्रकार से ये कई सप्ताह बीत जाएगा, लेकिन किसान को न्याय नहीं मिलेगा। और यदि लाइसेंस है तो लाइसेंस निरस्त करने की व्यवस्था थी। 5 दिन में यदि पेमेंट नहीं करता तो 5वें दिन उसका निरस्त हो जाता था हमारे छत्तीसगढ़ में। लेकिन अब पैन कार्ड में आप क्या निरस्त करेंगे? और बाहर में यदि खरीदी बिक्री हुई है तो फिर उसके पकड़ क्या है? यदि किसान ने धान बेचा, गेहूं बेचा, कोई सामान बेचा तो उसके पास आधार क्या है कि उन्होंने बेचा है और इतना सामान दिया है। मंडी में तो ये मंडी एक्ट के माध्यम से ये प्रमाणित होता था कि हाँ ये किसान है, इतना एकड़ जमीन है, इतना धान या गेहूं लाया है और वो खरीदार खरीदता था तो वो पूरा प्रमाणित रहता था। लेकिन अब बाहर मंडी के बाहर में खरीदी होगी, पैन कार्ड के माध्यम से खरीदी होगी, तो आप कैसे उससे जस्टिफाई करेंगे कि इतना अनाज उन्होंने बेचा या उन्होंने खरीदा, पैसा दिया नहीं दिया, और उसका निराकरण कैसे होगा? तो इसका मतलब ये है कि मंडी को आप समाप्त करना चाहते हैं। और मंडी यदि समाप्त होगा तो मंडी में कार्यरत कर्मचारी जो जिन प्रदेशों में मंडी की व्यवस्था है, जिसमें हजारों मंडी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो पिछले 6-7 दशक से जो मंडी का स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, अब वो स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा। जो अड़तिया काम कर रहे थे, जो तौलिया काम कर रहे थे, जो हमाल काम कर रहे थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो ट्रांसपोर्टर काम कर रहे थे उसके पास भी कोई काम नहीं रहेगा। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की व्यवस्था आपने कर दी, मतलब सीधी सीधी बात है, आप अपने खेत में मजदूर हो जाएंगे, आप मालिक नहीं रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यदि सरकार इसमें यह कह देते कि जो एमएसपी तय है उससे नीचे कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ हो सकता था। लेकिन भोले भाले किसानों को, जो हमारे छत्तीसगढ़ नहीं हिंदुस्तान में आधे से अधिक किसान सीमांत कृषक हैं या लघु कृषक हैं, ऐसी स्थिति में वो जो मंडी तक नहीं आ सकते, उनको कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, उसको वो उससे तय होगा, वो चाहे रेट दे न दे। आप देखेंगे जिस प्रकार से अभी फसल बीमा निजी कंपनियों को हाथ में दिया गया था, रिजल्ट क्या है? किसानों को मुआवजा के तहत किसी को 90 रुपया, किसी 3 रुपया, किसी 5 रुपया, किसी 100 रुपया, किसी 500 रुपया बीमा का लाभ मिला। और जो बीमा कंपनियां हैं उसको सैकड़ों करोड़ रुपए का लाभ हुआ इसी देश में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी उसी प्रकार से, जैसे बीमा किसानों के लिए हानिकारक रहा और निजी कंपनियों के लिए लाभदायक रहा, उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी किसानों के लिए हानिकारक, और जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएगा, उसको मुफ्त में जमीन मिल जाएगी, मुफ्त में मजदूर मिलेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है जिसके तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम में पहले ये तय था कि आप अनाज इतने क्विंटल तक के रख सकते हैं। वो अलग अलग राज्यों में वो सीमाएं अलग अलग तय थी। लेकिन अब जितने भी जो जमाखोर लोग हैं
उनको छूट दे दी गई। यदि आपात स्थिति है या युद्ध की स्थिति है तभी छोड़ के कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज अपने गोडाउन में रख सकता है। इसका अर्थ ये है कि एक बड़ा प्लेयर, 2-4 बड़े प्लेयर पूरे देश के अनाज को अपने गोडाउन में भरेंगे, कृत्रिम रूप से अभाव पैदा करेंगे और मनमानी कीमत से वो उपभोक्ताओं को अनाज उपलब्ध कराएंगे। आपने देखा है इसके पहले प्याज की स्थिति क्या थी, इसके पहले दाल की स्थिति क्या थी, अरहर दाल कितना मिला, किस दर पे मिला, ये सब आप सबको जानकारी है। और अब स्थिति अनाज पे सस्ते में अनाज खरीदेंगे, गोडाउनिंग करेंगे और उसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर है वो देश के अनाज की कीमत तय करेंगे। तो सबसे बड़ी जो मार है, किसानों को तो मार पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़े जो मार पड़ने वाला है उपभोक्ता को, आम आदमी को, गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के लोगों को ये जबरदस्त मार पड़ने वाली है कि आपके जो अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था वो बिगड़ने वाली है। क्योंकि अनाज की कीमत अब सरकार तय नहीं करेगी, अब वो प्राइवेट प्लेयर तय करेंगे। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम नेहरू जी ने बनाया था। सहकारिता पे भी चोट किया गया है, जो सरदार पटेल ने शुरुआत की सहकारिता आंदोलन, उस पे चोट कर गया। अब बैंकों में जितने भी सहकारी बैंक हैं उसमें भी निजी हाथों में चला जाएगा, उसकी भागीदारी रहेगी। अभी तक के जो सहकारी बैंक है वो राज्यों के अधीन होते थे, राज्य के किसान उसमें हिस्सेदार होते थे। अब जो बैंक है वो निजी हाथों में उसकी भागीदारी रहेगी, गवर्निंग बॉडी उनकी होगी, उनके हिसाब से संचालित होगा कि किसानों को कितना लोन देना है या नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, ये सारे तय करने के काम निजी लोगों के हाथ में, मतलब पूरा कृषि है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो पूरा निजी हाथों में देने की षड्यंत्र इस सरकार के द्वारा किया गया है। जो इंदिरा जी ने हरित क्रांति लागू किया था उसे भी ध्वस्त करने के षड्यंत्र चल रहा है। तो ये देश के किसानों के लिए, देश के उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत बड़ा, ये केवल आप किसान के लिए न समझें बल्कि आम उपभोक्ता के लिए, खासकर जो महिलाएं हैं जो अपने घर खर्च चलाती हैं, अब उनके अर्थव्यवस्था जैसे नोटबंदी के समय बिगड़ा था अब फिर से बिगड़ने वाला है इस काले कानून के माध्यम से। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस काले कानून पर हस्ताक्षर न करें और संसद को वापस भेजें। दूसरा, कांग्रेस किसानों और किसान संगठनों के साथ है और मांग करती है कि तीनों काले कानून को मोदी सरकार तुरंत वापस ले। तीसरा, राज्यसभा में सांसदों के अपमान और नियम कानून के धज्जियां उड़ाने के लिए भाजपा देश से माफी मांगे। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमान। टास्क फोर्स बनाया गया था, उस टास्क फोर्स का मीटिंग के बाद उन्होंने एक रेजोल्यूशन किया तो उसका आधार किया शायद बनाया था, उसके आधार पर ही ये बिल सामने लाया गया। उस टास्क फोर्स का आप भी शायद मेंबर थे, कमलनाथ भी थे। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को अभी 19/7/2020 को पत्र लिखा, उसमें मैंने कहा कि भारत सरकार द्वारा 5 जून 2020 को जारी कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा अध्यादेश 2020 द्वारा कृषक एवं व्यापारी को कृषक उत्पाद को क्रय विक्रय करने की स्वतंत्रता देते हुए मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण से बाहर विक्रय अधिसूचित कृषि उपज क्रय विक्रय मंडी शुल्क से छूट और बगैर लाइसेंस के स्थायी खाता पैन कार्ड आधार पर क्रय विक्रय करने की। लेकिन मैंने ये भी लिखा, उल्लेख किया है कि ये राज्य सरकारों द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची 2 की प्रविष्टि 14, 26, 28 और 66 के अनुसार अपने प्रदेश की कृषि उपजों एवं स्थानीय विपणन रीति को दृष्टिगत रखते हुए मंडी अधिनियम बनाकर कृषि उपजों के विपणन के इस प्रकार विनियमित किया गया है और इससे बाजार पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री।